ओके बॉयज़, तो आज हम टेकअप करने जा रहे हैं आपका फिजिक्स सब्जेक्ट का पहला चैप्टर और सबसे वाइटल चैप्टर है, दैट इज़ मोशन। और मोशन के बारे में हम क्या क्या अभी पढ़ने वाले हैं वो हम आपको बता देते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कब कहेंगे कि वो रेस्ट में है, कब कहेंगे कि मोशन में है, उन दो ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मोशन क्या होगा, डिस्टेंस किसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, ये एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, मोशन रेस्ट की बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट को पहले ये डिफाइन करने के लिए कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, रेस्ट में है या मोशन में है, इसके लिए हमारी ज़रूरत क्या है कि हमें कोई दो ऑब्जेक्ट चाहिए। एक ऑब्जेक्ट जिसके बारे में आपको डिटरमाइन करना है कि वो रेस्ट में है कि मोशन में है, और उसके सापेक्ष, उसके रिलेटिवली कोई एक ऑब्जेक्ट जिसके आधार पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। चलिए आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ठीक है। तो आप प्लेटफॉर्म के बाहर, मतलब ट्रेन के बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ट्रेन आपके आगे से गुजर जाती है, तो आप क्या कहते हैं कि ट्रेन जो है मोशन में है, ट्रेन जो है मोशन में है, क्योंकि वो आप खड़े हैं एक जगह, आपके सापेक्ष वो ट्रेन मूव कर रही है, तो वो मोशन में है। तो इसमें किन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, एक मेरी और दूसरी ट्रेन की। अब दूसरा चीज़ समझते हैं उसी में। अब उसी ट्रेन में एक आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है, ठीक है। ट्रेन में दो आदमी बैठे हुए हैं, एक सामने की सीट पर बैठा है, आप उसके अपोजिट बैठे हुए हैं। अब इन दोनों के रिलेटिव हम बात करें तो क्या कहेंगे कि ये दोनों ही आदमी कैसे हैं, किस सिचुएशन में है, रेस्ट में है, क्योंकि इनके दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। लेकिन वही दोनों आदमी में से कोई भी एक आदमी अगर प्लेटफॉर्म को सापेक्ष रख करके, प्लेटफॉर्म को ध्यान में रख करके, या ट्रैक के किनारे जो पेड़ पौधे हैं उनको ध्यान में रख के देखता है, तो क्या देखता है कि पेड़ पौधे तेज़ी से पीछे भागते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपकी ट्रेन आगे बढ़ रही है, या आप इनफैक्ट उन पौधों के सापेक्ष आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुआ कि पहले तो ये रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। एक ऑब्जेक्ट के सापेक्ष हम दूसरे ऑब्जेक्ट को डिसाइड कर सकते हैं कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। तो जब ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं, इन दोनों के आपस में कोई चेंज नहीं है पोजीशन में, उसी जगह पे है, तो हम कहेंगे कि वो दोनों ऑब्जेक्ट किस में हैं, रेस्ट में है। क्लियर, वो दोनों ही ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, क्योंकि दोनों के सापेक्ष कोई मोशन नहीं हो रहा है। जब इन दोनों में से कोई एक स्थिर है, फिक्स्ड है, दूसरा मूव कर रहा है, या दूसरा फिक्स है, पहला मूव कर रहा है, या दोनों ही मूव कर रहे हैं एक तरफ, एक ही डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के, तब हम कहेंगे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, मोशन में है। या एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है, स्थिर है, फिक्स्ड है, तो वो रेस्ट में है, उसके सापेक्ष दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन में है, और दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो पहला ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो ये बच्चों क्लियर हो गया कि रेस्ट और मोशन हम किसको कहेंगे, ठीक है। आपके पास जो भी किताब है उसमें से इन दोनों का क्या नोट करना है आपको, डेफिनीशन। इन दोनों के लिए आपके लिए असाइनमेंट क्या है कि डेफिनीशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। ये दोनों को हमने आपको समझा दिया है। अब आपका जो भी किताब है उसमें से आप इन दोनों का डेफिनीशन लिखेंगे, ठीक है, और उसमें देखेंगे कि जो हमने बताया वही बात है या कुछ अलग है। अगर कुछ अलग है तो मेरे को कमेंट में लिख के बताइए, हम आपको उस डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो दूसरी बात आती है रिलेटिव मोशन की। अब रिलेटिव मोशन किसको कहेंगे, तो रिलेटिव मोशन जैसा मैंने बताया कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष में, या तो एक रेस्ट में है दूसरा मूव कर रहा है, या दूसरा रेस्ट में है पहला वाला मूव कर रहा है, या दोनों ही मूव कर रहे हैं। अगर दोनों ही मूव कर रहे हैं तो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, या दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये जो मोशन है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। तो ये हो गया आपका अगला डिफिनीशन, क्या लिखना होगा आपको, रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी।
अब हम आते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको एक बार फिर मैं बता दूं कि आपको अपने नोटबुक कॉपी में लिख के दिखाना है, पुटअप करना है आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ आ गई अब डिस्टेंस की, ठीक है। अब डिस्टेंस किसको कहेंगे? कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक जगह है, उसकी इनिशियल पोजीशन आपको पता है, और आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, ध्यान रखिएगा समय के हिसाब से, जो भी आपकी घड़ी के हिसाब से, समय तो नहीं रुका रहेगा, वो तो चलता रहेगा। तो समय के हिसाब से जितना समय इलेप्स होने के बाद वो उसकी पोजीशन में क्या चेंज हो रहा है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है ए, और ये 10 सेकेंड्स के बाद यहाँ पहुँच जाता है ये पॉइंट बी पे, ठीक है। तो ए से बी पे पहुँचने पे उसको कितना टाइम लगा बच्चों? 10 सेकेंड, ठीक है। तो 10 सेकेंड में ए से बी तक पहुँचा। तो अब हम बात करते हैं कि डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस जो यहाँ मेज़र करेंगे, जिस रूट को अडॉप्ट करके वो गया है उसको हमें लिटरली मेज़र करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ से पहले ये यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ गया, या यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से इधर गया, फिर यहाँ गया, या यहाँ से सीधा चला गया। तो ये वेरियस रूट्स हैं, अलग अलग रूट्स हैं, ठीक है, जिससे वो ए से बी तक पहुंच सकता है, ठीक है बच्चों। तो क्या हुआ, मतलब कि ए से बी तक पहुंचने के लिए अब हमें डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये सारे डिस्टेंस हैं, इधर से होके गया, वो यहाँ से होके गया, या यहाँ से होके गया, किधर से गया। तो अब हम क्या कहेंगे कि यहाँ से मान लीजिए इस रूट को फॉलो किया उसने, यहाँ लिख लेते हैं सी और यहाँ लिख लेते हैं डी। तो पहले ए से सी पे गया, सी से डी पे गया, डी से बी पे गया, ठीक है। तो डिस्टेंस मेजर करना होगा, तो हम क्या मेजर करेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी कितना है? मान लीजिए ये 2 मीटर है। सी टू बी डी कितना है? ये मान लीजिए 1 मीटर है। और डी टू बी ये मान लेते हैं हम 3 मीटर है, ठीक है। तो अब टोटल डिस्टेंस कैसे हम बताएंगे? ये हो जाएगा 2 + 1 + 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस, ठीक है। अब अगला टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे? तो कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो शॉर्टेस्ट रूट अडॉप्ट कर पाए, ठीक है। कौन सा पोजीशन बच्चों? यह है इनिशियल पोजीशन, और ये है मान लीजिए फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो इनिशियल से फाइनल पहुंचने में आपने देखा कि ढेर सारे रूट हो गए थे, ए सी डी बी, देन हो गया था ई, इसको अगर ई मान लेते हैं तो ए ई बी हो गया था, या ए टू बी सीधा हो गया था। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पहुंचने में सबसे कम दूरी कौन तय करना पाएगा? जो ए से स्ट्रेट वे डी को मिला दें एरियल रूट से, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं, जो फाइनल पोजीशन से लेके इनिशियल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा? ए टू बी तक, ठीक है बच्चों। तो ये जो डिस्टेंस है ये भी एक डिस्टेंस ही है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट और भी क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड है। ये जो डिस्टेंस हमने मेजर किया इनमें केवल मैग्नीट्यूड था। इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हमने लिखा है, ए टू बी, ये डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन भी मेंशन करना होगा, तब ये डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। अदरवाइज इसको डिस्टेंस लिखेंगे। अगर दिखाना है आपको तो अगर ए बी केवल लिखते हैं डिस्टेंस, तो ये ट्रीट होगा डिस्टेंस से। इसी के ऊपर अगर ये एरो लगा देते हैं तो इट विल बी टेकन एज अ वेक्टर डिस्टेंस एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया बच्चों? अब अगला स्टेप आता है कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना होगा बच्चों। और इसके लिए हम एक टेबल के फॉर्म में लिख के दे देते हैं, आप इसको अपने नोटवर्क कॉपी में नोट कर सकते हैं, और उसके बाद एक एक पॉइंट को फिर से हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। ओके बच्चों, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस जैसा मैंने बताया था कि टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इन गिवन टाइम,
किसी भी दिए हुए समय में, मान लीजिए 10 सेकंड जैसे हमने लिया था, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 1 घंटा, 4 घंटा, उतने समय में किस रास्ते से हो के गया वो टोटल पाथ लेंथ, ठीक है, जिस रास्ते से हो गया उस रास्ते का टोटल लंबाई क्या था उसको हम डिस्टेंस के रूप में लेते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट में हमने आपको बताया कि वो किसी भी अलग अलग रूट से जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ से शुरू किया, इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर आया और फिर यहाँ आया, ठीक है। दिस इज द इनिशियल पॉइंट। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे इस रूट से गया है, ठीक है, ये रूट हो गया एंड इट रीच टू द सेम पॉइंट, दैट इज ए, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस की जब बात आएगी तो डिस्टेंस तो हो गया यहाँ से यहाँ, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी और प्लस ये दूरी, टोटल हो गया डिस्टेंस का। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या बोला था आपको समझाते समय कि इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ, क्या लिखा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनिशियल पॉइंट क्या था बच्चों, ए, और फाइनल पॉइंट क्या है, वापस ए पे ही पहुंच गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों, ए माइनस ए, व्हाट विल बी देयर, 0। तो इसीलिए हमने लास्ट पॉइंट में लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आइदर इक्वल और लेस देन द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द सेम टाइम। और दूसरा क्या लिखा हमने कि इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड इवन 0 आल्सो। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। पॉजिटिव निगेटिव कैसे होगा, अब यहाँ अगर 2 जगह होता, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे जाता, ये पॉइंट हो जाता, ये होता बी पॉइंट हो जाता, इधर से होकर के इधर से होकर यहाँ पहुँचा, तो ये तो हो गया आपका डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ए से लेके बी तक सीधा मिला दिया आपने, और ये जो लेंथ होगी वो आपका डिस्प्लेसमेंट बता देगा। क्लियर है बच्चों। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि डिस्टेंस में आपको दिशा से कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल मेजरिंग स्केल से या मीटर से या जंजीर से जैसे भी नापना है, आप लेंथ नापना है आपको, वो चाहे डायरेक्शन ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए हमें कि कितने मीटर है वो, कितने किलोमीटर है वो, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जब बात आएगी तो वहाँ पे क्या होगा, इट हैज़ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो आप बताएंगे, जैसे मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो ए टू बी मान लीजिए अगर 10 मीटर है तो 10 मीटर तो बताऊँगा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन 10 मीटर किस डायरेक्शन में है, तो हम कहेंगे 10 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन ए है और बी जो है ईस्ट डायरेक्शन में है। कैसे इस डायरेक्शन, आपको नक्शा मैप में ध्यान रखा होगा, सोशल में बताया गया आपको। ये हो जाता है आपका नॉर्थ, ये हो जाता है साउथ, राइट साइड में आपका ईस्ट हो जाता है और लेफ्ट साइड में वेस्ट हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे कि दैट ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू बी 10 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन। तो जब तक डायरेक्शन नहीं लिखेंगे तब तक डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पूरी नहीं होगी बच्चों। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो एक एक करके आपने देख लिया कि टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज गिवन इन गिवन टाइम, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, ओके। दूसरा क्या देखा हमने डिफरेंस कि इसमें केवल डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड था, और यहाँ पे क्या देखा आपने, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये स्केलर है, दैट इज अ अदिश राशि, इसमें कोई दिशा नहीं है। यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ वेक्टर, मीन्स इट हैज़ अ डायरेक्शन आल्सो, ओके। तीसरा पॉइंट हमने क्या लिखा कि डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव में लेना है, कभी निगेटिव नहीं ले सकते। कोई भी स्केल पे जो निशान बना हुआ है उससे अगर कोई लेंथ नापते हैं आप, तो वो निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव में होगा। जबकि यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव, निगेटिव या ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। ज़ीरो का हमने यहाँ बता दिया आपको एग्जांपल, पॉजिटिव का यहाँ बता दिया। निगेटिव क्या है कि अगर हम वेक्टर स्केल में लेंगे अगर यहाँ पे, तो ओरिजिनल पोजीशन मान लीजिए यहाँ पे प्लस है, अगर कोऑर्डिनेट्स के केस में लेंगे वो चीज़ आपको इस स्टेज में अभी समझ में नहीं आएगी, तो उसको हम अभी ऐसे छोड़ते हैं। बट ये जान लीजिए कि निगेटिव भी होता है, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे
तो उस समय आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कैसे निगेटिव होगा। ठीक है, ओके। और इट कैन हैव नेवर हैव अ मैग्नीट्यूड लेस देन द डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से कभी भी कम नहीं हो सकता। आपने यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ डिस्टेंस वाला पोर्शन लंबा हो रहा है और हमेशा डिस्प्लेसमेंट वाला पोर्शन छोटा हो रहा है। तो ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से बड़ा हो जाए। तो ये डिफरेंसेस है, इसको नोट बना लीजिएगा और जब आप नोट पुटअप करेंगे तो उसमें इसको भी आप साथ में पुटअप करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो बच्चों एक एग्जांपल से इसको और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, एग्जांपल एज शोन इन फिगर। यह है आपका फिगर। श्याम वॉक्स फ्रॉम ए टू एफ। श्याम एक लड़का है जो ए से एफ तक वॉक करता है। ठीक है, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। पहला चीज़ हमें पता करना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ। ठीक है, क्योंकि हमको एफ तक ही पहुंचाना है, इतनी डिस्टेंस हमें मेजर करनी है। सबका लेंथ हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ से पुटअप कर लेते हैं। ए बी 1 किलोमीटर है और बी सी 2 किलोमीटर है, प्लस ये डी सी 1 किलोमीटर है, फिर प्लस डी ई 2 किलोमीटर है, प्लस ई एफ कितना है 2 किलोमीटर्स। ठीक है, यहाँ किलोमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप टोटल कर लेते हैं। दैट इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 2 3 और 3 6 2 8 8 किलोमीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट, अरे डिस्टेंस कवर्ड। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में के लिए हमको क्या करना है, उस श्याम की इनिशियल पोजीशन क्या है, ए है, फाइनल पोजीशन क्या है, एफ है, और ए और एफ के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा ए एफ एंड दैट विल बी इक्वल टू 5 किलोमीटर। ये क्लियर हो गया बच्चों। ओके, थर्ड क्या है कि आर द टू इक्वल, तो हम लिखेंगे नो, द डिस्प्लेसमेंट is less than the distance। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आज के लिए आपका सवाल, समझ में आ गया होगा। इस पे आधारित आपके होमवर्क के लिए कम से कम 2 क्वेश्चन आप किसी भी बुक से करिए, बट आपको पुटअप करना है आपके असाइनमेंट पोर्शन के साथ, और उसमें हम लिख लेते हैं, आप चाहिए तो यहाँ लिख लीजिए। होमवर्क इज 2 क्वेश्चंस आपको करना है पर्टेनिंग टू दिस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पोर्शन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।